हेलो। देखिए, आपका अर्बन प्लानिंग चल रहा था। आपका जो यूपी लोकल यूपी के लिए लोकल लॉ है, और उसमें आपका जो पढ़ाया जा रहा था उसमें भूमि का विकास, यानी कि जो विकास प्राधिकरण है, यानी कि डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वह क्या क्या कर सकती हैं भूमि के बारे में। तो वहीं बताया जा रहा था कि भाई, जो भूमि राज्य सरकार ने एक्वायर की है और विकास प्राधिकरण को दी है, उस भूमि का आपका विकास प्राधिकरण दान में नहीं दे सकता किसी को, ये प्रतिबंध है। और मार्गेज या बंधक करता है तो केवल और केवल आपका मने बैंकों में कर सकता है, या तो सरकारी बैंक या एलआईसी या कोऑपरेटिव बैंक। और आपका विक्रय भी कर सकता है, पट्टा भी दे सकता है, इत्यादि चीज़ें अब तक बताई गई थी। और ये मेंस में भी क्वेश्चन आता है। देखिए, आपका उसी के आगे हम पढ़ाते हैं भाई। आपका उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 चल रहा था, और इसमें सेक्शन 18 हम पढ़ा रहे थे। कल समय लग गया ज़्यादा इसको पढ़ाने में, क्योंकि जो शब्द बीच बीच में आ रहे थे उसको समझाना पड़ रहा था, इसीलिए समय लग गया। तो देखिए, आपका ये खंड आपका 4 बताया जा रहा था। देखिए भाई अच्छे से इसको, जहां इस धारा के अधीन खाली भूमि का बयान अनुबंधित समय के भीतर निर्माण हेतु ऐसे समय के भीतर निर्माण करने में असफल रहने पर पट्टे के समपहरण, यानी कि फॉर फ्यूचर यानी कि जब्ती, और पुनः प्रवेश के अधिकार के अध्ययन पट्टे के द्वारा किया गया है, और पट्टेदार अनुबंधित समय या बढ़ाए गए समय के भीतर जैसा पट्टाकर्ता मंजूर करे निर्माण या उसके सारभूत भाग का निर्माण करने में पर्याप्त कारण के बिना असमर्थ रहता है, वहां पट्टाकर्ता उपधारा 4A के उपबंधों के अधीन रहते हुए पट्टे का समापहरण, यानी कि फॉर फ्यूचर, यानी कि पट्टे को जब्त कर सकेगा और भूमि पर पुनः प्रवेश कर सकेगा। परंतु यह कि जब तक पट्टेदार को प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने हेतु युक्त युक्त अवसर नहीं दे दिया जाता, कोई समापहरण या पुनर्प्रवेश यानी कि री एंट्री नहीं होगी। जो ये बातें हैं, ये बातें भाई बेयर एक्ट से न लिखिएगा, मैं फिर बता दूं। ये जो आपका बताया जा रहा है, ये बातें आप बेयर एक्ट से बिल्कुल न लिखिए, इसको अपनी भाषा में लिखिएगा। देखिए, हम अपनी भाषा में आपको बता रहे हैं, और वही भाषा हम लिखवाएंगे भी। मेंस के लिए जब ये क्वेश्चन लिखवाएंगे तो अपनी भाषा में आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि जहां विकास प्राधिकरण ने आपका किसी भूमि को किसी व्यक्ति को पट्टे पर दिया है, और विकास प्राधिकरण ने उस पट्टे को, जो भूमि पट्टे पर दी है, उसको निर्माण के लिए दी है कि तुम अपना यहाँ मकान बनाना, और विकास प्राधिकरण ने इसके लिए समय निर्धारित किया है, और वह व्यक्ति उस समय के अंदर उस भूमि पर निर्माण करने में असफल रहता है, या अगर विकास प्राधिकरण ने समय बढ़ा दिया है तो उस बढ़े हुए समय के भीतर निर्माण करने में असफल रहता है, तो विकास प्राधिकरण को ये अधिकार होगा कि वह पट्टे को जब्त कर ले, समाप्रहित कर ले, फॉर फ्यूचर कर ले, और उस जमीन पर री एंट्री या पुनः प्रवेश करे। पुनः प्रवेश का मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति को हटाकर और विकास प्राधिकरण उस जमीन पर अपना कब्जा जमा ले।
एक उदाहरण देखिए आपका, लेकिन जब विकास प्राधिकरण ऐसा करता है तो इसके लिए इस कार्यवाही को करने के पूर्व उसे ऐसे व्यक्ति को सूचना देनी पड़ेगी कि हम अब ऐसा करने जा रहे हैं, और तुम अगर कोई कारण बताना चाहते हो तो कारण बता सकते हो। एक उदाहरण से समझ लीजिए इसको। मान लीजिए ए विकास प्राधिकरण है, ए के पास आपका ये जमीन है, तो विकास प्राधिकरण भूमि को एक्वायर कैसे करेगा, ये क्वेश्चन मेंस में भी पूछा जाता है। तो कल ही बताया गया कि पहले कौन लेगी भूमि को, राज्य सरकार, और राज्य सरकार किसको सौंपेगी, विकास प्राधिकरण को, या तो प्रतिकर लेकर या जो खर्चा लेकर, प्रभार लेकर। तो मान लीजिए ये जमीन है, अब विकास प्राधिकरण की हो गई। विकास प्राधिकरण ने इस जमीन को बी को लीज पर दिया, यानी कि पट्टे पर दिया। और ये हुआ कि 5 वर्ष के अंदर तुम अपना मकान इस पर बना लो, और भी 5 वर्ष के अंदर अपना मकान इस जमीन पर नहीं बना पाया, तो विकास प्राधिकरण को हक होगा कि पट्टे का पर्यवसान कर दे, पट्टे की समाप्ति कर दे, ये पट्टा जब्त कर ले, और विकास प्राधिकरण बी को हटाकर इस जमीन पर री एंट्री कर ले, यानी कि पुनः प्रवेश कर ले, यानी कि विकास प्राधिकरण इस जमीन पर अपना कब्जा क्या कर ले, जमा ले। इसी को री एंट्री कहते हैं, यानी कि बी को उस जमीन से हटाकर कब्जे से, और विकास प्राधिकरण अपना कब्जा कर ले। इसी को एक लाइन में हम क्या कहते हैं, पुनः प्रवेश या री एंट्री। आपका खंड 4 ए देखिए भाई, आपका खंड 4 ए कहता है कि जहां पट्टेदार उपधारा 4 के अधीन अनुबंधित समय एवं विस्तारित समय यदि कोई हो के भीतर निर्माण करने में असफल रहता है, तो जिससे पट्टे की तिथि से कुल अवधि 5 वर्ष से अधिक हो जाती है, वहां संबद्ध भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य के 2% की दर से प्रभार की वसूली विकास प्राधिकरण द्वारा की जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने समय के लिए पट्टा दिया गया था, उतने समय में बी ने कोई निर्माण ही नहीं किया, और पट्टा के बीते हुए कितना दिन हो गए हैं, 5 साल, और फिर भी आपका बी अभी कब्जा जमाए हुए है, लेकिन कोई निर्माण नहीं किया, तो विकास प्राधिकरण कितने की दर से आपका वसूल सकता है, कह सकते हैं कि पैसा भी उससे कितना % की दर से दो। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि ये नीचे वाला उतना नहीं। हाँ, आपका खंड 6 महत्वपूर्ण है, और यहाँ से इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक लाइन लिखना है कि अगर पट्टे का समापहरण विकास प्राधिकरण करता है और री एंट्री करता है, तो जो व्यथित व्यक्ति है यानी कि पट्टेदार है, तो यहाँ पट्टेदार कौन होगा, उदाहरण में भी पहले समझ लीजिए भाई। जो पट्टा देता है उसे पट्टा करता लेजर कहा जाता है, और जिसके फेवर में पट्टा दिया जाता है वह पट्टेदार या लेजी कहा जाता है। तो किसको पट्टे से हटा दिया विकास प्राधिकरण ने, बी को, यानी कि पट्टेदार को। तो पट्टेदार के पास क्या उपचार है, तो जिस समय इसे पट्टे से हटाया गया उसके कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर ये कहाँ अपील कर सकता है, तो डीजे यानी कि जिला जज। फिर एजेस में भी ये पूछा जाता है, अच्छे से तैयार रखिए। फिर एक बार इसको देखिए, अगर पट्टेदार को उसके कब्जे से बाहर कर दिया गया है, यानी कि उसका पट्टा जब्त कर लिया गया है, तो जब्ती की तारीख से कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर वह इसके खिलाफ कहाँ अपील कर सकेगा, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, यानी कि डीजे के यहाँ। इस प्रकार आपका ये भी प्रावधान समाप्त हो गया। अब आइए
नजूल भूमि आपका सेक्शन 19 से भी टिप्पणी में पूछा जाता है कि नजूल भूमि से आप क्या समझते हैं और इसका निस्तारण कैसे किया जाता है। तो आपका देखिए नजूल भूमि भाई आपका देखिए भूमि कई प्रकार की होती है, दो प्रकार में बांटा जाए। एक जो भूमि होती है फ्री होल्ड होती है, इसको हम बताते हैं, और दूसरा होता है एक स्टेट लैंड। इसको पहले दोनों प्रकार समझिए तब आपका नजूल भूमि देखा जाए। इंग्लिश में भी इसे नजूल भूमि ही कहते हैं। अगर कोई जमीन फ्री होल्ड है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जमीन का हकदार व्यक्ति है वह उसका कब्जाधारी भी है और स्वामी भी। यानी कि और इस ऐसी दशा में जो व्यक्ति है उसका नाम आपका खतौनी के कालम में होगा, यानी कि स्वामी के कालम में होगा, आपका कब्जेधारी के कालम में नहीं। फिर एक बार समझिए, अगर कोई भूमि फ्री होल्ड है इसका मतलब ये हुआ कि वह व्यक्ति जिसके पास जमीन है वह केवल कब्जा नहीं रखता, क्या रखता है उस पर ओनरशिप। और ऐसी दशा में अगर सरकार उस जमीन को लेती है तो उसके बदले उसे मुआवजा या कंपसेशन देगी। दूसरा जो होता है वह होता है नजूल भूमि होती है। नजूल भूमि को हम कहते हैं स्टेट लैंड कहते हैं। स्टेट लैंड का मतलब हुआ सरकारी जमीन, यानी कि जमीन की मालिक सरकार है, याद रखिए, लेकिन कब्जाधारी कोई और व्यक्ति होता है। जैसे कि तमाम इलाहाबाद में तमाम ज़मीनें हैं, बखाड़ा हो गया, सलोरी हो गया, आपका अल्लाहपुर हो गया, टेलियरगंज हो गया, जहाँ की व्यक्ति केवल और केवल जमीन का कब्जा पाए हैं, कब्जा रखे हैं, वे स्वामी नहीं हैं। तो कीमत में लगभग दूने का अंतर रहता है। अगर कोई व्यक्ति अपने फ्री होल्ड जमीन को बेचता है तो मान लीजिए 50 लाख में बेचता है, तो वहीं अगर स्टेट लैंड होगा तो लगभग 20-25 लाख ही दाम लगेगा। क्यों? क्योंकि सरकार जब चाहे तब उस जमीन को छीन सकती है, क्योंकि आप केवल कब्जा किए हैं, स्वामी कौन है उसकी? सरकार। तो ऐसी ज़मीनें जो स्टेट लैंड कहलाती है उसी को आपका नजूल भूमि कहा जाता है। यानी कि कौन सी भूमि कहा जाता है? नजूल भूमि। अब इस नजूल भूमि के हकदार चूंकि स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो ऐसी दशा में स्टेट गवर्नमेंट चाहें तो ये सभी भूमियाँ या इसमें से कुछ भूमियाँ विकास प्राधिकरण को सौंप सकती हैं और ये कह सकती है कि आप इस भूमि को लेकर शहर का विकास करिए। तो जैसे कि आपका फिर एक बार समझिए इसको दूसरे एंगल से, जो स्टेट लैंड या नजूल भूमियाँ होती हैं, मैं फिर बता दूं, उसको जो जैसे कि आपका कोई मकान है तो आप ये चेक कर सकते हैं कि हमारी ज़मीन फ्री होल्ड है कि स्टेट लैंड है। अगर फ्री होल्ड रहेगा तो जो स्वामी का नाम दिया रहता है उस कालम में स्वामी नाम रहेगा, और अगर स्टेट लैंड रहेगा तो कब्जेधारी का नाम जो दिया रहता है उसमें उस लिस्ट में रहेगा। जैसे कि आप लोग आगे पढ़ेंगे खसरा और खतौनी, तो खसरा कब्जे को बताता है और खतौनी किसको बताएगी? स्वामित्व को। उसी प्रकार जब नगर निगम से आप कागज निकलवाएंगे तो एक तो स्वामी का नाम कालम रहता है, दूसरा आपका कब्जेधारी का नाम। तो अगर कब्जेधारी के कालम में उस व्यक्ति का नाम है जो बेच रहा है, यानी कि स्टेट लैंड है, और अगर स्वामी के कालम में है तो क्या है? फ्री होल्ड। स्टेट लैंड पर कोई लोन नहीं होगा और कोई उसकी गारंटी नहीं है, और आपका फ्री होल्ड है
तो उसको सरकारी मान्यता है और उस पर लोनिंग भी आप करा सकते हैं। ये नियम, स्टेट लैंड की कोई मान्यता नहीं भाई, बस ये है कि आप कब्जा जमाए हैं और जब सरकार चाहे तब क्या कर सकती है। जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, तो इसके आसपास के ज़्यादातर मकान मैं बता दूं स्टेट लैंड है, और सरकार जब चाहे विश्वविद्यालय का विस्तार करने के लिए ये जमीन ले सकती है और मकानों को बुलडोजर से तोड़ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। एक पैसा मुआवजा भी नहीं देगी क्योंकि आप किस जमीन पर बनाए हैं, सरकारी। तो उसी के बारे में आपका टिप्पणी में आता है क्वेश्चन, ये नजुल भूमि के बारे में टिप्पणी लिखिए। तो अब बेरेक्ट सही रहेगा क्योंकि एक कंसेप्ट लगभग बन गया। देखिए भाई, धारा 19, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तथा ऐसे निबंधों एवं शर्तों पर जैसा सरकार और प्राधिकरण के बीच सहमति हुई हो, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विकास के प्रयोजनों के लिए राज्य में निहित विकास क्षेत्र में सभी या किसी विकसित या अविकसित भूमि जो नजूल भूमि के रूप में ज्ञात है, प्राधिकरण के बयान पर रख सकती है। तो मैं फिर वहीं तो बताया, मैं भी अभी बताया कि राज्य सरकार अगर चाहे तो या तो सहमत से विकास प्राधिकरण के जो राज्य सरकार के पास उस शहर में जो नजूल भूमियां हैं, चाहे उनका विकास हुआ हो या अभी न हुआ, किसको बयान के लिए सौंप सकती है, विकास प्राधिकरण को। तो भाई नजूल भूमि का मतलब ये हुआ कि जो सरकार के पास उस एरिया में जमीन है, जो सरकारी जमीन है, वह सरकार क्या कर सकती है, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है शहर में, यानी कि जैसे कि आपका इलाहाबाद प्रयागराज में है, तो पीडीए यानी कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण को सौंप सकती है। किसके लिए, बयान के लिए, चाहे उस भूमि का विकास पहले से हुआ हो या न हुआ। इसका मतलब भले उस पर कुछ बना हो या खाली हो, इससे मतलब नहीं है। दूसरा खंड देखिए, उपधारा 1 के अधीन किसी नजूल भूमि को प्राधिकरण के बयान पर रखने के पश्चात किसी भूमि का कोई विकास प्राधिकरण द्वारा नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन के सिवाय नहीं किया जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब राज्य सरकार ने नजूल भूमि को किसको सौंप दिया, विकास प्राधिकरण को, तो उस भूमि का विकास सब किया जाएगा किसके निर्देशन और कंट्रोल में, तो विकास प्राधिकरण का। एक लाइन किसके अधीन अब किया जाएगा, विकास प्राधिकरण। तीसरा खंड देखिए, प्राधिकरण द्वारा या के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन किसी ऐसी नजूल भूमि का विकास किए जाने के पश्चात उसको प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त दिए गए निर्देशों के अनुसार व्यवहार में लाया जाएगा। इसका मतलब एक लाइन हुआ कि अगर विकास प्राधिकरण ने किसी नजूल भूमि पर विकास कार्य किया है, तो राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार उस के बारे में विकास प्राधिकरण व्यवहार करेगा। मैंने राज्य सरकार जैसा क्या करे, बीच बीच में डायरेक्शन दे। हो सकता है कह दे कि अब विकास न करिए, या हो सकता है कह दे कि 4 मंजिला बिल्डिंग बनाइए, 5 मंजिला, ये तो भाई राज्य सरकार के ऊपर है। और अंतिम देखिए, यदि उपधारा 1 के अधीन प्राधिकरण के बयान पर किसी नजूल भूमि की अपेक्षा उसके पश्चात किसी समय राज्य सरकार द्वारा की जाती है, तो प्राधिकरण राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किसको सौंप सकता है, सरकार को। यानी कि आपका पहला खंड ये था कि प्राधिकरण राज्य सरकार से लिया है, तो अंतिम खंड ये है कि अगर राज्य सरकार को ही आवश्यकता है भूमि की, तो अगर राज्य सरकार अपेक्षा करती है, आशा करती है
तो प्राधिकरण किसको सौंप देगा भूमि को? राज्य सरकार को। भाई उतना कठिन नहीं है, मैं बता दूं। बस एकदम आसान भाषा में इसको समझाया गया और टिप्पणी में आएगा तो यही बातें लिखनी है। आप भले शब्दशः न जानिए, लेकिन थीम जानते रहेंगे तो अपनी भाषा में उसको कुछ लिख पाएंगे। अब आइए अध्याय 7 चला जाए। आपका विलेख लेखा एवं लेखा परीक्षा, यानी कि आपका कोष देखा जाए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि फंड देखना है, यानी कि फंड ऑफ द अथॉरिटी, यानी कि विकास प्राधिकरण का कोष। कोष का मतलब ये हुआ कि विकास प्राधिकरण का एक फंड होगा, कोष होगा, यानी कि उसमें जितने पैसे आएंगे, चाहे उधार लिए जाएं, चाहे टैक्स से आए, या कोई दान दे दे, या सरकार दे विकास प्राधिकरण को, सभी पैसे उसी कोष में क्या किए जाएंगे? जमा। जैसे कि आप लोग संविधान में भी पढ़ते हैं, भारत की संचित निधि, यानी कि आपका, और राज्य की संचित निधि, तो जितने पैसे आते हैं ज़्यादातर अगर केंद्र सरकार को प्राप्त होते हैं तो कहाँ जमा होते हैं? भारत की संचित निधि में। और राज्य सरकार को प्राप्त होते हैं तो कहाँ जमा होते हैं? राज्य की संचित निधि में। यहाँ से संविधान में एक कोषांग, यहीं से भाई वेतन वेतन इत्यादि मिलता है। वेतन हुआ, पेंशन हुआ, तमाम खर्चे इसी कोष से किए जाते हैं। और जो उधार उधार चुकाया जाता है सरकारों द्वारा, इसी कोष से चुकाया जाता है। तो पहले संविधान देखिए, तब आपका विकास प्राधिकरण का कोष। बस ये याद रखना है कि कौन इस फंड में कौन कौन पैसे जमा किए जाएंगे और उसका खर्चा कहाँ किया जाएगा, यही आपको जानना है। तो ये अभी न जानिए, पहले हम कहाँ से कोरिलेट कर लें? संविधान से। संविधान में एक क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, वह जो बार बार इस समय बन रहा है क्वेश्चन, वह क्वेश्चन ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, उनका वेतन और पेंशन ये दोनों भारत की संचित निधि से मिलता है, यानी कि कंसोलिडेशन फंड ऑफ आपका इंडिया। कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की कौन सी निधि से? संचित निधि, जहाँ पैसा जमा होता है। दूसरा जो पॉइंट आपको जानना है संविधान में, जो उच्च न्यायालयों के जजों का वेतन जो मिलता है, ये राज्य की संचित निधि से, लेकिन जो पेंशन मिलती है वह भारत की संचित निधि से। यही क्वेश्चन गलत होता है। लिखना चाहें तो अलग से लिख सकते हैं आप, फिर एक बार इसको समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आयोगों द्वारा बार बार बनाया जा रहा है और लोग गलत करके आ रहे हैं। फिर एक बार हम बता रहे हैं, दोबारा इसको ध्यान में रखिएगा, इसको बार बार पूछा जा रहा है। उच्चतम न्यायालय के जजों को वेतन तथा पेंशन कहाँ से दी जाती है, किस पर भारित होती है, या कहाँ से मिलती है? तो एक ही जवाब रखिएगा, भारत की संचित निधि। फिर दूसरा क्वेश्चन बना है कि आपका उच्च न्यायालय, तो इसमें अंतर है, यही दिमाग में बैठाना है। उच्च न्यायालय के जो जज हैं, उनको जो वेतन मिलता है राज्य की संचित निधि से, लेकिन पेंशन जो मिलती है वह राज्य की संचित निधि से नहीं, बल्कि भारत की संचित निधि से। यही बार बार क्वेश्चन आ रहा है। फिर आप देखिए, अब जब जब आप कानून पढ़ेंगे, चाहे नगर पालिका पढ़ेंगे या आप ये कानून पढ़ रहे हैं ग्राम पंचायत पढ़ेंगे, तो हमेशा यही मिलेगा कि सबका अपना अलग अलग कोष होता है और उसी कोष में पैसा सब लोग क्या करते हैं? जमा। जैसे कि आप अपना कोष देखिए, आपका भी कोष है, खाता खोले हैं और जो भी पैसा आता है क्या करते हैं?
उसी में जमा करते हैं तो वो आपका फंड हो गया, चाहे हम हो या आप हो, इसमें कोई अंतर थोड़े है। तो उसी प्रकार विकास प्राधिकरण का कोष होगा। तो क्वेश्चन का मॉडल बना लिया जाए, विकास प्राधिकरण के कोष से आप क्या समझते हैं? विकास प्राधिकरण के कोष में कौन कौन सी रकम या धन जमा किए जाएंगे और उनका व्यय कैसे किया जाएगा, यानी कि उस कोष से पैसा निकाल कर कहाँ खर्चा होगा। तो यही बातें आपका कहाँ बताई गई है? सेक्शन 20 में। देखिए भाई, आपका सेक्शन 20 निकाल लेना है अर्बन प्लानिंग का। देखिए बहुत आसान है, बस ये है कि दिमाग में बैठा रहे कि ये पैसा कहाँ जमा होगा, विकास प्राधिकरण के खाते में, और इसका खर्चा कैसे होगा, ये सामान्य एकदम दिमाग में बैठा रहेगा। देखिए कह करके हम चलते हैं। सेक्शन 20 प्राधिकरण का कोष। प्राधिकरण का कोष मतलब डेवलपमेंट अथॉरिटी का कोष, अर्थात विकास प्राधिकरण का कोष। देखिए एक शब्द देखिए, पहला खंड हम बता रहे हैं, प्राधिकरण का स्वयं अपना कोष होगा एवं वह इसका अनुरक्षण करेगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि विकास प्राधिकरण का एक फंड होगा और उस फंड का अनुरक्षण, यानी कि उस फंड की देख रेख इत्यादि किसके द्वारा की जाएगी? विकास प्राधिकरण द्वारा ही। और इस फंड में निम्नलिखित रकमें जमा की जाएंगी। तो कौन कौन रकम है, वही लिस्ट याद करना है मेंस के लिए। देखिए भाई, 5 प्रकार की रकमों का उल्लेख किया गया है और आप प्रयास करिए कि इन पांचों रकमों को मेंस के लिए 5 लाइन सही क्या किया जाए, याद किया जाए। एक एक रकम देखिए। पहला देखिए, समस्त धन जो प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार से अनुदान यानी कि सब्सिडी के रूप में, या ऋण यानी कि उधार के रूप में, या अग्रिम धन के रूप में, या अन्यथा प्राप्त किए जाए। यानी कि अगर कुछ ना आए तो कम से कम एक लाइन तो याद रहेगा कि राज्य सरकार द्वारा विकास प्राधिकरण को जितना धन दिया जाता है वह धन विकास प्राधिकरण के फंड में जमा किया जाएगा। जिसमें कौन कौन सा धन शामिल है? तो राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी का धन, अनुदान का धन। तो अब अनुदान होता क्या है, सब्सिडी होती क्या है? सब्सिडी का मतलब ये हुआ कि पैसा दिया गया लेकिन काम करिए, लेकिन वापस नहीं लिया जाएगा। जैसे कि आपका मान लीजिए कि सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाती थी, अब तो वो भी बंद हो गया सब। आपका अब कहाँ सब्सिडी, अब तो एक पैसा खाते में नहीं आता। आपका पहले मान लीजिए कि 900 का आप सिलेंडर लेते थे तो 400-450 आपका मैंने लगता था सिलेंडर का, और 400-450 आपके खाते में वापस आ जाते थे, क्योंकि वह कैसा पैसा होता था, सब्सिडी का। इसका मतलब ये हुआ कि 400 आपने दिया और 400 सरकार ने आपको दिया, डायरेक्ट नहीं दिया। लेकिन जो सिलेंडर 9, फिर एक बार समझिए, सब्सिडी का मतलब जैसे कि 900 का सिलेंडर है और आपने केवल 400 भुगतान किया और 500 सब्सिडी मिली। इसका मतलब कि कंपनी को सरकार ने 500 अपने जेब से दिया। ये नहीं है कि नहीं दिया, कितना दिया? जेब से। जो आपका पेट्रोलियम कंपनी है, जो भारत या इंडियन जो भी हो, ये सरकार उसको देगी, इसमें शक नहीं है। यानी कि राज्य सरकार जितना फ्री में धन दे रही है अनुदान के रूप में, वो सब विकास प्राधिकरण को वे सभी धन कहाँ जमा किए जाएंगे? तो विकास प्राधिकरण के फंड में। फंड मतलब खाते में, खाते में मतलब कहाँ, कोष में। ऋण, ऋण यानी कि डेट। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार जितने भी उधार पैसे विकास प्राधिकरण को देगी, वे सभी उधार पैसे कहाँ जमा किए जाएंगे? तो विकास प्राधिकरण के कोष में।
तो फिर याद रखिए, यानी कि ऋण लीजिए और घी पीजिए। और भारत भी ऋण ले रहा है, अभी भी ले रहा है। और पाकिस्तान इतना घी पी चुका है कि वेतन देने के लाले पड़े। अभी सोशल मीडिया पर ट्रोल हुआ था, आपके माने राजदूत उसके कह रहे हैं कि हम भूखे मर जाएंगे, सरकार हमारा वेतन ही नहीं दे रही है। और पीएम कह रहे हैं कि पैसा दो पैसा दो, और नहीं तो सरकार चलाना क्या हो जाएगा मुश्किल। और जो सेनाध्यक्ष हैं वह पूरी तरह क्या है आपका शासन पर पकड़ बनाए हुए हैं कि जैसे ही सरकार सुस्त पड़ती है तो हम चुस्त पड़ेंगे और सरकार को हटाकर क्या करेंगे। हाँ, ताक में है बस आपका बाजवा कि जैसे ही सरकार सुस्त पड़ेगी। और रोज इमरान कह रहे हैं कि नहीं है पैसा नहीं है। और जैसे पेट्रोल की कीमत भारत में बढ़ती है, 100 के पार हो गई, तो वैसे ही अब भारत भाजपा वाले उदाहरण देते हैं पाकिस्तान का। इसमें तेज हैं भाजपा वाले, भले और कोई उदाहरण न दे। और कहेंगे कि पाकिस्तान में तो 135 रुपया बिक रहा है, 40 रुपया, वहाँ से तो हम अच्छा ही हैं। और गिनाने लगेंगे एक इस देश में 190 रुपया, तो इस देश में 210 रुपया। अरे तो भाई मूल्य भी तो देखा जाएगा कि किसका कितना वैल्यू है, आपका कह सकते हैं धन का, तो अलग बात है। फिर एक बार देखिए भाई, जितना उधार राज्य सरकार विकास प्राधिकरण को देगी, वे सारा पैसा कहाँ जमा किया जाएगा? विकास प्राधिकरण के कोष में। या अग्रिम धन, यानी कि अग्रिम धन का मतलब कि विकास प्राधिकरण गठित हो गया, राज्य सरकार ने कुछ पैसा दिया अग्रिम कि ये पैसा लो और इसी से क्या करना, इस शहर का विकास करना। तो वह अग्रिम धन या पहले ही धन मिल गया तो कहाँ जमा किया जाएगा? तो एक लाइन में विकास प्राधिकरण के कोष में। दूसरा खंड देखिए, समस्त धन जो प्राधिकरण द्वारा ऋणों या ऋण पत्रों द्वारा राज्य सरकार से भिन्न स्रोतों से उधार लिया गया हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर राज्य सरकार से ऋण लिया गया तो क्लाज 1 में आएगा। और राज्य सरकार के अलावा अगर किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति से विकास प्राधिकरण ने उधार लिया है या ऋण पत्रों द्वारा उधार लिया है, तो वह सारा पैसा कहाँ जमा किया जाएगा? विकास प्राधिकरण के कोष में। यानी कि विकास प्राधिकरण उधार धन ले सकता है आपका, यहाँ तक कि बैंकों से भी उधार ले सकता है। और ऐसी दशा में आपका कह सकते हैं कि जो उधार धन लिया जाएगा या ऋण पत्र जारी होता है, भाई वो थोड़ा बताना पड़ेगा, उधार और ऋण तो समझ ही रहे हैं। ऋण पत्र का मतलब ये हुआ कि आप जैसे कि शेयर जारी होता है, शेयर पर पहले समझिए, आपका डिवेंचर इत्यादि होता है, वो तो कंपनी ला का मामला है। लेकिन एक लाइन यहाँ समझाना पड़ेगा, और बिहार के लिए कंपनी ला आगे पढ़ना ही होगा, मैंने उससे बच नहीं सकते। भले यूपी जे में न आए, लेकिन बिहार जे में इस बार भी बहुत हार्ड क्वेश्चन बिहार जे कंपनी ला से बनाया था। दो से हार्ड हार्ड क्वेश्चन बनाया था, एक माल विक्रय अधिनियम से और दूसरा कंपनी लॉ से। बस की बात नहीं थी, यानी कि हम भी लेक्चर दिए थे तो 5 में 3 ही क्वेश्चन लेक्चर से कवर हो रहे थे, 2 कवर नहीं हो रहे थे क्योंकि बहुत अंदर से पूछ लिया। तो ऐसी दशा में ऋण पत्र या शेयर थोड़ा समझिए होता क्या है। शेयर का मतलब ये हुआ कि आपका माने अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी या प्राधिकरण का शेयर खरीदा, इसका मतलब ये हुआ कि वह उतना कंपनी को उधार दिया है। एक उदाहरण हम आपका जूरिस्प्रूडेंस में इसको समझा रहे हैं, विधि शास्त्र में, और पूछा भी जाता है, ज़्यादा लोग जानते भी होंगे। सालोमन बनाम सालोमन एंड कंपनी का केस आया। एक ही कुनबे के, कुनबे यानी कि फैमिली के, फैमिली यानी कि परिवार के, एक ही परिवार के 7 लोग थे।
एक कंपनी जूता बनाने वाली खोले और 20% अपनी पूंजी लगाए और 80% शेयर जारी करके लोगों से उधार लिए, लोगों से कहे कि आप शेयर खरीदिए और कंपनी को क्या दीजिए, उधार। तो भाई आपका लोगों ने उधार दिया, उसी को शेयर भी कहा जाता है। तो शेयर का मतलब कि आपने कंपनी या किसी प्राधिकरण को क्या किया है, उधार दिया है। शेयर खरीदना का मतलब ये हुआ। आप तो ऐसी दशा में अगर विकास प्राधिकरण ऋण पत्र जारी करता है, यानी कि आप हमें उधार लीजिए और ये प्रमाण पत्र लीजिए कि आपने हमें क्या दिया था, उधार। तो वह जो उधार लिया जा रहा है पैसा, वह पैसा कहाँ जमा किया जाएगा, तो प्राधिकरण के फंड में। तीसरा देखिए अब, समस्त शुल्क, पथकर एवं प्रभार जो इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किए गए हों, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जितनी फीस विकास प्राधिकरण प्राप्त करता है वे सभी फीसें कहाँ जमा करेगा, कोष में। जितना पथकर, पथकर समझ रहे हैं कि नहीं, पथ, हाँ हाँ, रोड टैक्स सही करे हैं। यानी कि पथ करना है तो रोड टैक्स, उसको लिख लेना है भाई। यानी कि रोड पर चलने का टैक्स, यानी कि अब रोड पर चलिए तो उसका टैक्स लगता है। जैसे वाहन आप चलाइए, साइकिल चलाइए, आपका वाहन चलाइए, तो बता दिया जाए भाई आपका ये अप्रत्यक्ष टैक्स कहा जाता है। जैसे ही आप वाहन खरीदेंगे तो वैसे ही वाहन के दाम में ही ये टैक्स जुड़ा रहता है और रोड टैक्स तुरंत देना पड़ता है, बाद में नहीं। लेकिन टू व्हीलर में, जैसे फोर व्हीलर इत्यादि हैं, तो ऐसी दशा में प्रत्येक साल आपका रोड टैक्स लगता है। लेकिन टू व्हीलर में प्रत्येक साल नहीं, जैसे ही खरीदेंगे रोड टैक्स जो 4,000, 5,000, 10,000 जो भी हो, वो ये कई बार 10 साल के लिए सरकार ले लेती है। आपको भनक भी नहीं लगेगी और आपका पैसा कहाँ चला गया, टैक्स में। तो यानी कि जितने विकास प्राधिकरण जितना पथ कर, यानी कि रास्ते पर चलने से आपका जितनी आय आएगी रोड पर, वो सभी आय कहाँ जमा करेगा, फंड में, यानी कि विकास प्राधिकरण के कोष में। इसके बाद प्रभार, यानी कि जितना चार्ज विकास प्राधिकरण किसी सेवा पर इत्यादि पर लगाता है, वह पैसा जो आएगा कहाँ जमा किया जाएगा, विकास प्राधिकरण के फंड में। अगला देखिए चौथा, समस्त धन जो प्राधिकरण द्वारा भूमि, भवन एवं अन्य संपत्तियों, चाहे चल हो या अचल के व्यय द्वारा प्राप्त किया गया हो, यानी कि विकास प्राधिकरण ने अगर भूमि को पट्टे पर दिया या भूमि का विक्रय किया, दान तो दे ही नहीं सकता, या भूमि भूमि को बंधक रख सकता है, लेकिन एलआईसी या बैंक में, या आपका विनिमय किया, या आपका कह सकते हैं विक्रय किया, तो इससे जो पैसा आया वह कहाँ जमा किया जाएगा, कोष में। इसके बाद आपका भवन, यानी कि विकास प्राधिकरण ने आपका फ्लैट बनाया, भवन बनाया, उन भवनों को बेचा और बेचने से जो पैसा आएगा कहाँ जमा होगा, तो विकास प्राधिकरण के कोष में। या जो भी विकास प्राधिकरण के पास चल या अचल संपत्ति है, अगर वह उसका व्यय करता है, डिस्पोज ऑफ करता है, अर्थात विक्रय करता है, आपका बंधक रखता है, नहीं बंधक तो नहीं भाई, विक्रय करता है, आपका पट्टा करता है, विनिमय करता है, या उसके लिए लाइसेंस देता है, कल बताया गया था लाइसेंस देता है, तो उससे जितना पैसा आएगा वो कहाँ जमा किया जाएगा, तो विकास प्राधिकरण के कोष में। और अंतिम देखिए, समस्त धन जो प्राधिकरण द्वारा किराया अथवा लाभ या किसी अन्य रीत से
या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किया जाए वह भी फंड में जमा होगा। बस एक लाइन यही है कि और जितने भी धन जिस स्रोत से भी आए अगर विकास प्राधिकरण को मिल रहे हैं तो वह कहाँ जमा किया जाएगा? इस फंड में। यानी कि कुल मिलाकर 5 खंड दिए गए हैं और 5 खंडों में अलग अलग धन दिया गया है कि कहाँ से कौन धन मिलेगा तो फंड में जमा किया जाएगा। यही पांचों याद रखना है, याद कर लीजिए। खंड 2 देखिए भाई, अब इस अधिनियम के प्रशासन में कोष का उपयोग प्राधिकरण द्वारा उपगत खर्च को पूरा करने के लिए किया जाएगा और किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये फंड है अब इसका यूज किस में किया जाएगा? विकास प्राधिकरण के खर्चे में कि फालतू खर्चे में? बताए तो किसके लिए खर्चे में? विकास प्राधिकरण। तो क्या फालतू खर्चा करेंगे? जैसे कि आप मान लीजिए आप खाता खोले हैं, धन जमा किए हैं और आप चाहते हैं कि हम खर्चा करें, तो अपने लिए खर्चा करेंगे कि फालतू खर्चा करेंगे दूसरों के लिए? अपने लिए। दूसरे को थोड़ा दे देगा विकास प्राधिकरण के लिए जाकर 2 बूंद पियो, देखा नहीं, मना किया गया है। 2 बूंद आप समझ रहे हैं कि नहीं? भाई नए लोग हैं, पता ना 2 बूंद समझ रहे हैं कि नहीं। 2 बूंद समझ रहे हैं ना आप? 2 बूंद पीना, हाँ मैंने शराब पीना भाई, ज्यादा नहीं। कितना बूंद? हाँ चलिए ठीक है। न समझ में आए तो पूछ लिया करिए भाई, जो लोग नए हैं, फिर एक बार बताया जाए। अगला आइए आपका, आगे देखिए भाई, तीसरा खंड देखिए। राज्य सरकार के किसी निर्देश के अधीन रहते हुए प्राधिकरण किसी अनुसूचित बैंक के चालू खाते में अपने कोष से ऐसी रकम रख सकेगा जैसे वह प्रत्याशित वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने हेतु आवश्यक समझे एवं किसी अधिशेष रकम को ऐसे ढंग से विनियोजित करेगा जैसा वह उचित समझे। इसका मतलब एक लाइन हुआ कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार विकास प्राधिकरण आपका अपने कोष को किसी आपका पंजी किसी अनुसूचित बैंक में जमा कर सकेगा, लेकिन किस खाते में? सेविंग खाते की करेंट खाते? तो कौन सा खाता लिखा है? करेंट खाता। तो करेंट और सेविंग में अंतर क्या है? तो करेंट खाते में आपका ब्याज नहीं मिलता, आप पैसा जितना रकम चाहें जमा करिए और चाहें जितना निकालिए, एक पैसा ब्याज नहीं। जैसे कि आप एटीएम में जाते हैं तो उसमें आता है ऑप्शन कि करेंट खाता है कि आपका बचत खाता, तो क्या आप मारते हैं वहाँ, ध्यान नहीं देते, सेविंग अकाउंट। लेकिन ये जो पैसा रहेगा ये कहाँ जमा किया जाएगा? सेविंग में नहीं, कहाँ? करेंट अकाउंट में। ये भी सतर्क रहना है। लेकिन राज्य सरकार के क्या निर्देश? और किसी अनुसूचित बैंक में जो रजिस्टर्ड हो, यानी कि सरकार द्वारा प्राधिकृत हो, सरकारी बैंक। और क्या, एक लाइन में सरकारी बैंक, प्राइवेट में ना जमा करिए, नहीं तो लेकर भाग जाएंगे तब विकास प्राधिकरण भी डूब जाएगा। जैसे कि तमाम बैंक आपके भाग गए, सैकड़ों बैंक भाग गए भाई, इसमें कोई शक नहीं है। कब प्राइवेट बैंक भाग जाए कोई भरोसा नहीं। अगला देखिए चौथा खंड भाई, राज्य सरकार विधानमंडल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक विनियोजन के पश्चात प्राधिकरण को ऐसा अनुदान अग्रिम एवं ऋण प्रदान कर सकेगी जैसा वह सरकार इस अधिनियम के कृत्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक समझे तथा दिए गए समस्त अनुदान ऋण एवं अग्रिम ऐसे निबंधनों और शर्तों पर होंगे जैसा राज्य सरकार निर्धारित करे। यानी कि विधानमंडल अपना प्रस्ताव पास करके शर्तें लगाकर राज्य सरकार को अनुमति दे सकता है कि आप ये पैसा या अनुदान किसको दीजिए? विकास प्राधिकरण को। इसमें कोई खास नहीं। अगला देखिए, पांचवा खंड, प्राधिकरण ऐसे स्रोतों
राज्य सरकार से भिन्न से एवं ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए ऋणों या ऋण पत्रों द्वारा उधार ले सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्राधिकरण जब भी सरकार के अलावा किसी अथॉरिटी से उधार ले तो राज्य सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों का क्या करे, पालन। मनमाना नहीं कर सकते कि चलो 10 करोड़ ले लिए, राज्य सरकार ने शर्त लगाई है उसका क्या करते हुए उधार लीजिए, पालन। अगला देखिए, प्राधिकरण उपधारा 5 के अधीन उधार लिए गए धनों के पुनर्संधान करने के लिए आपका निक्षेप निधि रखेगा और प्रतिवर्ष निक्षेप निधि में राशि जमा करेगा ताकि उधार पैसे को क्या किया जा सके, चुका जा सका। थोड़ा भारत सरकार का बताइए तो जो भारत सरकार उधार लेती है उस उधार को किस फंड से चुकाया जाता है, तो किस फंड से भारत सरकार चुकाती है, तो भारत की संचित निधि। फिर याद रखिए किससे, उसी से। तो यहाँ भी एक कोष रखा जाएगा। अंतिम देखिए, इस निक्षेप निधि या उसके किसी भाग का उपयोग उस ऋण की निर्मुक्ति में किया जाएगा जो लिया गया है, तो कोई मतलब नहीं है। जो पैसा जमा किया गया उस पैसे का यूज किसके लिए किया जाएगा, जो जो उधार लिया गया है और उस पर ब्याज सहित उधार लिया गया है, तो वह पैसा कहाँ जा किस में चुकाया जाएगा, जो उधार लिया गया है उस पर ब्याज। तो भाई आपका उधार लिए हैं तो उसको क्या करिए, चुकाइए। तो सरकारें उधार लेती रहती हैं और चुकाती कम है, ब्याज ही चुकाने में पूरा पैसा चला जाता है। यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों बहुत ज़्यादा उधार लिए हैं विश्व से, विश्व बैंक से, तमाम देशों से, और ब्याज चुकाने में ही पैसा चला जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस प्रकार आपका प्राधिकरण का कोष क्या होगा, वह समाप्त हुआ। तो प्राधिकरण के कोष में मुख्य रूप से 5 बातें जरूर याद रखिए, अन्य बातों को थोड़ा लिखते समय सीमित कर दीजिएगा। इसके बाद प्राधिकरण का बजट, तो हर एक साल बजट ये बनाएगा, पास होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेखा एवं संपरीक्षा यानी कि अकाउंट हिसाब किताब सही रखा जाएगा क्लर्क द्वारा। वार्षिक रिपोर्ट, तो वार्षिक रिपोर्ट किसको भेजेंगे, ये सब विकास प्राधिकरण वाले राज्य सरकार को, कि हमने वर्ष भर में क्या किया, ये सब नहीं पढ़ना है, एक एक लाइन जानना है। पेंशन और भविष्य निधि यानी कि आपका पेंशन और आपका भविष्य निधि, ये भी आपका मने मिल कह सकते हैं कि जो विकास प्राधिकरण के कर्मचारी हैं उनको पेंशन और भविष्य निधि में पैसा भी जमा कुछ किया जाता है, तो पेंशन अब समाप्त कर दी गई है। जो नए लोग रंगरूट भर्ती होंगे अब उनको पेंशन नहीं मिलेगी। फिर बता दिया जाए 2005 से कि 4 से, भाई 4 से। यानी कि जैसे कि आप किसी भी सर्विस में भर्ती होंगे तो बता दिया जाए 2004 के बाद जो लोग भर्ती हुए हैं उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। तो आखिर उसका होगा क्या, तो आपके ही वेतन से प्रत्येक महीने कुछ रकम सरकार काटती है। फिर एक बार समझिए, उस रकम को जमा किया जाता है और जब आप रिटायर होंगे तो उस रकम प्लस उस पर कुछ ब्याज जोड़कर एक मुश्त पैसा आपको ही लौटा दिया जाएगा। इसी में घोटाला हुआ था अभी। जो ये पैसा कटता था तो जहाँ जमा होता था उसने वह पैसा दूसरी जगह लगा दिया और दूसरा जो पैसा लिया वो लेकर क्या हुआ, भाग गया। अभी यूपी में हुआ था, हंगामा मचा था। अब ये है कि भाई रिटायर 20 साल बाद होंगे वो अलग बात है, तब तक कुछ व्यवस्था की जाएगी, लेकिन घोटाला इसमें भी हो गया था। तो इस प्रकार आपका ये अध्याय भी समाप्त हुआ। अब जो अगला अध्याय आपका है कि देखिए इसकी भूमिका बांध दिया जाए 2-4 मिनट, तब आपका अगला अध्याय तो कल चलेगा, क्योंकि अब आपका 5-6 क्वेश्चन ही मेंस के लिए बचा है। यानी कि लगभग आपका हमें लगता है कि 5 या 6 में यह कानून अब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि
तिहाई हम लोग अब पढ़ चुके हैं। बहुत छोटा ही कानून है, आपका 10-15 दिन ही लगता है, लेकिन भूमिका बांध लिया जाए इसकी। अगला जो चैप्टर हम चलेंगे उसमें आपका क्या क्या पढ़ना है। अब ये है कि भाई बिना अगर विकास प्राधिकरण की अनुमति के आप शहर में मकान बना रहे हैं तो विकास प्राधिकरण क्या क्या कर सकता है। तो पहला उपाय यह है कि मकान को सील कर दे निर्माण को। दूसरा यह है